नमस्कार, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सुदेश चौधरी। आज हम करने जा रहे हैं हमारी हिंदी व्याकरण का एक विषय जो कि है शब्द विचार। तो चलिए करते हैं। आज जो अध्याय हम करने जा रहे हैं वो है हमारा शब्द विचार, जो कि 7वीं कक्षा का तीसरा अध्याय और 8वीं कक्षा का चौथा अध्याय है। मेरे पास जो पुस्तक है वो 8वीं कक्षा की है। इसमें थोड़ा विस्तार पूर्वक बताया गया है, लेकिन विषय दोनों का एक जैसा ही है, इसलिए 7वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के लिए एक ही विषय पर जो वीडियो है वो बना रही हूँ। हमने इससे पूर्व हमने किया था वर्ण विचार। वर्ण विचार में हमने पढ़ा था कि जिसके और टुकड़े यानी खंड ना हो सके उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं शब्द विचार। अब वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं, और शब्द भी कौन से, जो सार्थक यानी जिनका अर्थ निकलता है, उनको क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। लेकिन इस जो ये शब्द है इसका बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन करने जा रहे हैं आज हम। हमारा जो अध्याय है शब्द विचार। तो चलिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं शब्द विचार होता क्या है। आपके सामने 3 चित्र बने हुए हैं, उनमें लिखा हुआ है कलम, कलम और सूरज। तो ये सब क्या है, वर्ण है, और वर्णों के मेल से क्या बना, कलम से क्या बना, कलम, और सूरज से जो अलग अलग वर्ण है उनसे क्या बना, सूरज। कलम आप जानते हो क्या होती है, सूरज आप जानते हो क्या होती है, चंद्रमा आप जानते हो क्या होता है। यानी कि ये वर्णों के मेल से बने हुए शब्द हैं, लेकिन सार्थक समूह यानी सार्थक शब्द हैं जिन्हें हम समझ पाते हैं, जिनका कोई अर्थ है। एक बार परिभाषा देख लेते हैं। वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का अपना एक अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। इस पे हमने अभी अभी विचार किया है, और ऊपर के जो शब्द थे वो सभी सार्थक थे। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द होते हैं। लाजमी है कि जिनका कोई अर्थ ही नहीं हो, सिरकू, अनु, सनु, मनु, मतलब ये तो चलो नाम है, फिर भी जो आपके सामने लिखे हुए हैं तो इनका कोई अर्थ ही नहीं है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, इनको निरर्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों से अपनी बात नहीं समझाई जा सकती। वाक्य सार्थक कर्मबद्ध शब्दों के मेल से ही वाक्य बनते हैं। पहले हमने वर्ण सीखे, वर्णों से हमने शब्द बनाए, शब्दों से क्या बनता है, वाक्य बनता है। अब वाक्य का नियम क्या है कि सार्थक, जो वाक्य में जो शब्दों का प्रयोग हो रहा है वो शब्द सार्थक होने चाहिए, कर्मबद्ध तरीके से होने चाहिए। कर्ता, कर्म, क्रिया सब कर्मबद्ध तरीके से होने चाहिए, तो उससे क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, आपके सामने है, सुधा गुड़िया से खेल रही है। सुधा गुड़िया से खेल रही है। सुधा और गुड़िया से खेल रही है। तो मतलब ये क्या बन गया, पहले हमने शब्द लिए, शब्दों से क्या बना दिया हमने, वाक्य बना दिया। शब्द कहाँ है, सुधा, फिर गुड़िया, फिर से खेल रही है, और हमने फिर क्या किया, कर्ता, कर्म और क्रिया को हमने क्रमबद्ध तरीके से लगाया और वाक्य बनाया, सुधा गुड़िया से खेल रही है। अब आगे देखिए, शब्द और पद में अंतर। शब्द और पद में भी अंतर होता है। कोई भी प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द है, किंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग हो जाता है, हमने पढ़ा कलम, सूरज, चंद्रमा, वो सारे क्या है, वो सारे शब्द हैं। लेकिन इन्हीं का प्रयोग अगर वाक्य में कर दिया जाए, यानी गुड़िया क्या है, एक शब्द है, लेकिन हमने पढ़ा सुधा गुड़िया से खेल रही है। अब गुड़िया क्या है, एक पद है, क्योंकि पदों से मिलकर क्या बनता है, वाक्य बनता। जो जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है। जैसे कि हम पद परिचय देते हैं। पद परिचय कैसे होता है, किसी एक शब्द को ही रेखांकित कर दिया जाता है और कहा जाता है इसका पद परिचय दीजिए, तो वो पद होता है, और एक ही पद का परिचय देना होता है, हमें पूरे वाक्य का नहीं देना होता उसमें। आगे देखिए, बल्कि हमने कहा था प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द है, किंतु जब उसका वाक्य में प्रयोग होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता, बल्कि व्याकरण के नियमों यानी कि लिंग, वचन, कारक आदि से बंध जाता है और उसका रूप भी बदल जाता है, तब वह शब्द न रहकर पद बन जाता है।
यानी कि जो भी शब्द है अगर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वो पद बन जाता है। अब मैंने जैसे कि अभी कहा, उसका पद परिचय हो जाता है, क्योंकि उससे लिंग वचन कारक आदि सब जुड़ जाते हैं। तो यह वह क्या हो जाता है, पद बन जाता है। जैसे मुदित, सुबह, स्कूल, ये तीनों क्या है, शब्द है, क्योंकि इसका कोई अभी तक ये संज्ञा सर्वनाम कारक इसमें कुछ भी नहीं है, इसलिए ये सब शब्द है। किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द ने रहकर पद बन जाएंगे। जैसे मुदित सुबह स्कूल जा रहा है, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार इसका रूप बदल गया है। यानी कि पहले इसका कोई अर्थ नहीं था, मुदित सुबह स्कूल ये शब्द थे, लेकिन जब इसको क्रमबद्ध तरीके से कर्ता कर्म क्रिया के अनुसार इसको लगाया गया तो ये क्या बन गया, ये पद बन गया, क्योंकि ये व्याकरणिक नियमों में जो शब्द था वो व्याकरणिक नियमों में बंध गया। अतः हम कह सकते हैं व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, पद किसे कहते हैं, वाक्यों में पदों का सामान्य कर्म, कर्ता कर्म और अंत में क्रिया। पद किसे कहते हैं, जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है और वह क्या हो जाता है, व्याकरणिक नियमों से बंध जाता है, उसको पद कहा जाता है। अब हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया जाता है। अब हम शब्दों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, मतलब शब्दों को अलग अलग वर्ग में रखा गया है कि ये शब्द इस तरह से बना है, इस शब्द को इस तरह से रखा गया है। तो कितने आधार पर किया गया है, नंबर 1 है स्त्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है, फिर दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा है अर्थ के आधार पर और पांचवा है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। यानी कि 5 आधारों पर क्या किया गया है, शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। इसमें जो 7वीं कक्षा में जो पुस्तक है हमारी, उसमें सिर्फ उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर ही दिया गया है, व्याकरणिक प्रकार्य आधार पर नहीं दिया गया है, जो हमारी 7वीं कक्षा की पुस्तक है। लेकिन 8वीं कक्षा में ये 5 ही आधार दिए गए। अभी हमने पढ़ा कि जो शब्दों का वर्गीकरण जो 5 आधारों पर किया जाता है, तो वो अब हम उसका विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, किस आधार पर शब्दों का वर्गीकरण होता है, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर। स्रोत होता है जहाँ से पैदा हुआ हो कोई भी व्यक्ति या कुछ भी, मतलब जो शब्द हैं, हम शब्दों को पढ़ रहे हैं तो शब्दों का स्रोत हमें पता होना चाहिए कि कौन से किस आधार पर जो शब्द हैं वो मतलब कहाँ से निकले हैं, वो शब्दों का स्रोत होता है। उसकी या उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उस आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो आपके सामने है शब्द कहाँ से आया, उसके आने का स्रोत या उसका मूल रूप कहाँ बना, उसी मौलिक रूप के आधार पर शब्द के इस भेद को 5 उपभेदों में बांटा गया है। अब देखिए इसको भी क्या किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर जो है हमारा वर्गीकरण, उसे भी 5 भेद, उसके 5 भेद बताए गए हैं, 5 भेदों के आधार पर उसको बांटा गया है। तो वो 5 कौन कौन से हैं, पढ़ लेते हैं। तत्सम शब्द, पहला तत्सम शब्द, तत् प्लस सम, इन दोनों शब्दों के मेल से बना है तत्सम। इसमें तत् उसके और सम समान, यानी उसके समान। तत्सम शब्द का अर्थ क्या होता है, तत् प्लस सम, और तत् का मतलब होता है उसके और सम का मतलब समान, यानी कि उसके समान। समान अर्थ, उसके समान अर्थ जो शब्द संस्कृत भाषा में ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे शायद, क्योंकि बहुत सारे शब्द हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हमारी संस्कृत से हमने लिए हैं, क्योंकि संस्कृत हमारी प्राचीन भाषा रही है, तो उसका कुछ ना कुछ अंश अभी भी हमारी भाषा में पर्याप्त है। जो री है, मैंने वर्ण पढ़े थे तभी बताया था कि जो री है वो संस्कृत भाषा की ही का शब्द है जो हमारी वर्णमाला में है, और वो जो हमारी वर्णमाला में जो री जो स्वर है वो संस्कृत भाषा के शब्दों में अधिकतर उसका प्रयोग भी होता है। और तत्सम क्यों कहा गया है, क्योंकि संस्कृत भाषा से जो शब्द हमने लिए हैं वो वैसे के वैसे ही जैसे थे, उनके मूल रूप को हमने अपनी भाषा में अपना लिया। जैसे कि दुग्ध, पुष्प, वर, कन्या, सर्प, धूम्र,
मतलब ऐसे बहुत सारे शब्द, हस्त, दंत, ग्रह, क्षेत्र, पत्र, बहुत सारे शब्द हैं जो हम आज भी प्रयोग करते हैं हिंदी में, और हमारी शुद्ध हिंदी में उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो वो हमने उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया है, इसलिए वो तत्सम है, यानी जैसे थे वैसे के वैसे हमने अपनी भाषा में उसका प्रयोग कर लिया। अब है तद्भव। अब तद्भव क्या है? तद्भव, तद्भव इन दोनों शब्दों के मेल से बने इस शब्द का अर्थ है तद, उससे, और भव, उत्पन्न। साफ साफ शब्दों से पता लगता है कि उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न, यानी किसी ना किसी भाषा से जो शब्द पैदा हुआ, लेकिन उसमें हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा उसमें सुधार लगा लीजिए, या परिवर्तन। हाँ, परिवर्तन, क्योंकि सुधार तो नहीं कह सकते, परिवर्तन। भाषा, किसी भाषा से हमने कोई शब्द लिया और उसमें हमने थोड़ा सा परिवर्तन कर कर अपनी भाषा में उसको अपना लिया, तो वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हाथ, हमने पढ़ा था, हमने हस्त पढ़ा, किसमें? तत्सम शब्दों में। अब वो तत्सम शब्दों में हस्त था, हमने उसको हस्त को हाथ बना दिया। क्षेत्र पढ़ा, हमने उसे खेत बना दिया। तो ऐसे ही संस्कृत में दंत्य था, हमने दांत बना दिया। मतलब जो शब्द संस्कृत से हमने हिंदी में इस्तेमाल किए, लेकिन कि थोड़े से परिवर्तन के साथ, तो वो क्या बन गए? तद्भव शब्द बन गए। अब आगे देखिए, आगे आपके सामने है कुछ एक दो उदाहरण आपको दिखाई दे रहे हैं, बाकी आप अपनी पुस्तक से कर सकते हैं। ये जो सारे शब्द हैं आपके सामने, तत्सम, तद्भव है, ये आप अपनी पुस्तक से पढ़ सकते हैं, और अगर वीडियो से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर कर यहाँ भी पढ़ सकते हैं हम। अब आगे हम देखते हैं इसी का जो उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़ा तत्सम और फिर तद्भव। अब जो दो और भेद हैं वो है देश और विदेश। देश, देश प्लस ज का मतलब होता है उत्पन्न होना, यानी देश से जो उत्पन्न हुआ, देश से जो जन्मा। जो हमारी देशी जो भाषा है, जो भी देशी शब्द हैं, वो सारे देश शब्द कहलाते हैं। जो स्थानीय बोली से, क्षेत्रीय बोलियों से लिया जाता है, बहुत ही एक आम सा शब्द है जो हमारे कलेवा, जो कलेवा कहते हैं, वो क्या करते हैं, विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्र में जो सुबह का नाश्ता होता है उसको कलेवा बोला जाता है, और बहुत पुराने समय से बोला जाता है, अब तो फिर भी बहुत कम लोग बोलते हैं। तो वो हमारी जो हमारी हिंदी है उसका एक शुद्ध शब्द माना जाता है कलेवा। तो वो क्या है कि क्षेत्रीय भाषा से लिया गया, यानी बोली से, क्षेत्रीय स्थानीय बोली से लिया गया है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमने अपनी भाषा में लिए हैं, जैसे पगड़ी, झुग्गी, पेट, लात, खिड़की, और खिचड़ी, झुग्गी, डिब्बा, यानी जो भी हम ले रहे हैं, हिंदी ने उन्हें आत्मसात करके अपना हिस्सा बना लिया, जिन शब्दों का आज भी हम प्रयोग करते हैं। आगे है विदेश शब्द। देखिए बिल्कुल ही समान है, देश जो देश से उत्पन्न हुआ, और विदेश जो विदेश से उत्पन्न हुआ, लेकिन हमने क्या कर लिया, ठीक संस्कृत की तरह कि विदेश से उत्पन्न होने वाले शब्दों को हमने अपनी भाषा में अपना लिया। कैसे? कि बहुत सारे शब्द हैं हमारी भाषा में, क्योंकि देखिए जो भारत है उसकी संस्कृति बहुत प्राचीन है, और भारत में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है, ये सब आप लोग जानते हैं। प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और यहाँ पर तरह तरह के लोग यहाँ व्यापार करने आए, फिर अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन भी किया। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर पुर्तगाली भी आए, फ्रेंच भी आए, तुर्की लोग भी आए, जिनका भी आकर्षण हुआ वो भारत में आया। उससे क्या हुआ कि जब वो लोग यहाँ आए तो तरह तरह के शब्द वो जो बोलते थे, वो कुछ शब्द हमारी भाषा में भी हमने उन्हें अपना लिया। देखिए भारत के लोगों ने विदेशी लोगों से व्यापारिक संबंध रखे, विदेशी संघर्ष चले, कुछ विदेशी तो यहाँ बस कर यहाँ का हिस्सा भी बन गए। मुगलों के साथ देश में फारसी का प्रचलन बढ़ा, तो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी का प्रचलन बढ़ गया। अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, अनेक भाषाओं के शब्दों को हिंदी में प्रयोग किया जाता है, ये ही विदेश शब्द हैं। हमारे डॉक्टर अंग्रेजी शब्द है, जबकि हम हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं। चीनी, चाय, चाय एक चीनी शब्द है, जबकि हम उसका क्या करते हैं, हिंदी में प्रयोग करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं हमारी भी पुस्तक में। अब ये देखिए आपके सामने कुछ शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द है, अरबी फारसी शब्द है, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रेंच और चीनी शब्द। ये सब जो शब्द हैं ये दूसरी भाषाओं से आए हैं, लेकिन जिन्हें हम अपनी भाषा में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं।
इसलिए इन्हें विदेश शब्द कहा गया, क्योंकि ये विदेशी भाषा से आए हैं और जो देश शब्द थे वो हमारी क्षेत्रीय बोली से उत्पन्न हुए थे और हम उसे अपनी हिंदी में प्रयोग करते हैं। अब देखिए बच्चों, हमने जो ऊपर पढ़े थे अंग्रेजी शब्द, अरबी, फारसी शब्द, वो सारे शब्द आपको याद होने चाहिए। इसमें से आपके लिए प्रश्न बनेंगे, तो ये शब्द आपको याद होने चाहिए कि ये शब्द कौन सी भाषा का है। अब हम पढ़ते हैं संकर शब्द। दो भिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर जो नया शब्द बनता है उसको संकर शब्द कहते हैं। कि मान लीजिए कि कोई दो शब्द है और चलते चलते आपस में दोनों टकरा जाते हैं, लेकिन टकराव ऐसा होता है कि एक दूसरे का मिलन हो जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, संकर शब्द बन जाते हैं। लेकिन वो है दूसरे, दोनों अलग अलग। एक मान लीजिए एक अंग्रेजी का शब्द और एक हिंदी का शब्द, दोनों टकरा गए, लेकिन इन दोनों को टकराने से क्या बना, एक शब्द बन गया और उसे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाने लगा, तो वो क्या हो गया, संकर शब्द बन गया। क्योंकि वो एक भाषा का तो है नहीं, वो देश भी नहीं है, वो विदेश भी नहीं है, वो दो भाषाओं से मिलकर बना, इसलिए वो क्या हो गया, संकर शब्द बन गया। जैसे कि देखिए रेल, रेल और रेल किसका शब्द है, अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का। वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का है, गांठ हिंदी का है। घड़ी, साज, घड़ी हिंदी का है, साज अरबी का है। तो इस तरह से आपके सामने हैं, ये शब्द भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि संकर शब्द हैं वो कौन कौन से शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो एक वर्गीकरण था उत्पत्ति के आधार पर वो हमारा पूरा हुआ। अब हम अगला जो हमारा विषय है, मतलब अगला जो वर्गीकरण है वो पढ़ते हैं, वो है हमारा रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्दों का भेद। अब देखिए, जब हमने पढ़ा उत्पत्ति, उत्पत्ति से पता लगता है कि वो उसका जहाँ से जन्म हुआ है तो वो उस वर्गीकरण में उस शब्द को रखा गया। लेकिन रचना के आधार पर, यानी कि उस शब्द की रचना किस प्रकार से हुई है, उस आधार पर रचना का जो शब्द है उसका वर्गीकरण किया गया है। अब इसका वर्गीकरण देखिए 3 आधारों पर किया गया है। पहला रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला हम करते हैं रूढ़ शब्द। जिन शब्दों का प्रयोग किसी अर्थ विशेष या किसी वस्तु विशेष के लिए होता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों को यदि खंड किए जाए तो उन खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। जिन शब्दों का प्रयोग कैसे किया जाता है, किसी विशेष वस्तु विशेष के लिए किया जाता है लेकिन रूढ़ होता है। कहने का भाव ये है कि किसी वस्तु विशेष के लिए तो वो सार्थक शब्द है। जैसे कि घोड़ा, घोड़ा हमें घोड़ा नाम लेते हैं, हमारे सामने एक तस्वीर उभर आती है कि हाँ ये घोड़ा है, लेकिन अगर उसके टुकड़े कर दिए जाए, जैसे घो और कोई हमें बोले घो या फिर हमें बोले अड़ा, तो इन खंडों का तो कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा गया है, रूढ़ शब्द कहा गया है रचना के आधार। अब दूसरा हमारा है यौगिक शब्द। योग प्लस इक प्रत्यय लगाकर बनता है यौगिक शब्द। इसका अर्थ होता है योग से निर्मित, अर्थात वे शब्द जो दो शब्दों के क्या बनता है, योग से निर्मित, यानी दो शब्दों के योग से बनता है, उनको क्या कहा जाता है, यौगिक शब्द। अब दो शब्दों के योग से बनता है, यानी दो शब्द है, दोनों के योग से बनता है। अगर दोनों शब्दों को अलग अलग कर दिया जाएगा तो उसका अर्थ अवश्य ही निकलेगा। इन दो शब्दों में कोई भी एक शब्द रूढ़ होता है, अर्थात यदि उसके टुकड़े किए जाए तो वे खंड सार्थक किए जाए तो वे खंड भी सार्थक होते हैं। इन शब्दों की रचना प्रत्यय, उपसर्ग, संधि द्वारा होती है। ध्यान रखिएगा, यौगिक शब्दों की रचना प्रत्यय, उपसर्ग और संधि के द्वारा होती है। संधि दो शब्दों के जो हम करते हैं, उनका संधि कर लेते हैं, उससे एक नए शब्द की उत्पत्ति होती है। उपसर्ग लगा देने से इस शब्द में परिवर्तन हो जाता है, नए शब्द की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से प्रत्यय की होती है। तो हमने पढ़ा राष्ट्र पिता, राष्ट्र पिता। अब राष्ट्र का मतलब है देश और पिता का मतलब है पितृ यानी पिता। अब इनको दोनों को अलग अलग करने से क्या होता है कि इनके अलग खंड करने से ये सार्थक रहते हैं। राष्ट्र का अर्थ भी हमें पता है और पिता का अर्थ भी हमें पता है, प्रधान का अर्थ हमें पता है, मंत्री का अर्थ हमें पता है, विद्या का अर्थ हमें पता है और आल्य का अर्थ भी हमें पता है। जबकि जो योग रूढ़ शब्द, जो रूढ़ शब्द थे, उसमें अगर खंड कर दिए जाए तो वो निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रहता।
और उनके सार्थक खंड नहीं होते। जबकि योग रूढ़ दो शब्दों के योग से बना होता है, तो इनके क्या होता है, सार्थक खंड होता है। राष्ट्रपिता, प्रधानमंत्री, विद्यालय शब्दों के खंड करने पे उन खंडों के सार्थक अर्थ होते हैं। अतः ये कौन से शब्द है, यौगिक शब्द है। अब हम पढ़ रहे हैं योग रूढ़ शब्द। पहले हमने पढ़ा रूढ़, फिर हमने पढ़ा यौगिक। अब ये कहते हैं कि ये यौगिक शब्द जिनका अर्थ रूढ़ होता है, मतलब ये बनेगा किससे, यौगिक शब्दों से मिलकर बन जाता है, यौगिक शब्दों की तरह मिलेगा, लेकिन जो हम इसका अर्थ लेंगे वो हमारे लिए रूढ़ होगा, यानी जिसके खंड करने पर कोई अर्थ नहीं होगा। ठीक है। अब हमारे सामने है जलज। जलज का मतलब है जल प्लस ज, यौगिक हो गया। जल का मतलब पानी, जय जन्म लेने वाला, यानी जल से जो जन्म लेता है। अब इसका अर्थ तो देखो, जल में तो मछली भी रहती है, कछुआ भी रहता है, सीप भी रहती है, लेकिन इसका जो हमने रूढ़ शब्द लिया है, मतलब इसका एक विशेष अर्थ हम लेते हैं। जलज का मतलब हम सिर्फ कमल से लेते हैं, कमल का पर्यायवाची हम जलज मानते हैं, तो जो कमल है वो इसके लिए रूढ़ हो गया है। इसके लिए ही प्रयुक्त क्या करेंगे, हम जलज प्रयुक्त करेंगे। जलज जैसे ही हमारे सामने है, हमने क्या अर्थ लिया उसका, कमल, जबकि हम उसका अर्थ ले सकते हैं मछली, कछुआ नहीं, क्योंकि जलज कमल है वो जलज के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए इसे योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है उधर जिसका, माने बड़े पेट वाला। अब बड़े पेट वाला तो व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इसका जो विशेष अर्थ लेते हैं वो गणेश जी से लेते हैं, कि लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं, वो रूढ़ है हमारे लिए। यानी लंबोदर प्रयुक्त हुआ है सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही इंसान के लिए, वो है गणेश जी। इसी प्रकार पीताम्बर, दशानन, ये सारे बहुब्रीहि जो समास है वो योग रूढ़ शब्दों में ही आते हैं। प्रयोग के आधार पर देखिए, प्रयोग के आधार पर, भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेदों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से, देखिए प्रयोग हमने पढ़ा था कि नाम से ही पता चलता है कि हम शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, उसके आधार पर हमने शब्दों का ना वर्गीकरण कर दिया। अब शब्दों का प्रयोग कैसे करते हैं, एक तो सामान्य शब्द होते हैं और एक तकनीकी शब्द होते हैं। सामान्य शब्द, सामान्य व्यक्ति दैनिक जीवन में आम बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग करता है, जो हम आमतौर पर करते हैं, उनको हम सामान्य शब्द कहते हैं। तकनीकी शब्द, वे शब्द जिनका संबंध विभिन्न व्यवसाय, विषयों, विज्ञान आदि से होता है, वे तकनीकी शब्द कहलाते हैं, जैसे सचिव, रसायन। अब देखिए, आम एक अनपढ़ व्यक्ति है, उसको हम कहते हैं रसायन। हमने आज बहुत तरीके के रसायनों का प्रयोग किया। अब उसके लिए रसायन जो शब्द है वो एक नया शब्द है। क्यों? क्योंकि वो तकनीकी शब्द है, आम बोलचाल का शब्द नहीं है, उसे एक पढ़ा लिखा व्यक्ति ही समझ सकता है। मिसाइल, इंटरनेट, सॉफ्टवेयर। अब हम किसी का नाम तो मिसाइल नहीं रख देते, मतलब एक विशेष तकनीकी जो प्रयुक्त होती है, उसी के ही नाम रखे जाते हैं, तकनीकी शब्द कहलाते हैं। अब हम जैसे ही बिजनेस जो देखते हैं, जो व्यापार की जो खबरें देखते हैं, उसमें बताया जाता है सोना लुढ़क गया। अब लुढ़क गया मतलब वो गिर तो नहीं गया ना, वो उनकी तकनीकी भाषा है जो उसका प्रयोग करते हैं। चांदी लुढ़की, तो वो सब तकनीकी भाषा है, वो उसका प्रयोग करते हैं और ये तकनीकी शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, व्याकरण के बहुत सारे नियम होते हैं, अलग अलग नियम होते हैं। अब हम आपके सामने, पहले हमने पढ़ा था प्रयोग के आधार पर 8वीं कक्षा से, जिसमें सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द दिए गए हैं, और इसमें आप ये दो ही नहीं लगा सकते, ये चारों ही इसमें प्रयोग के आधार में आ जाते हैं। जबकि अब आपके सामने है 7वीं कक्षा की पुस्तक, जिसमें प्रयोग के आधार पर दो तरह के जो वर्ग हैं वो दिखाए गए हैं। कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विद्यार्थियों, आपको चारों ही वर्ग पता होना आवश्यक है। अगर आपसे कोई पूछ ले सामान्य शब्द कौन से होते हैं, तकनीकी शब्द कौन से होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए, चाहे वो आपकी पुस्तक में नहीं है। और अगर 8वीं कक्षा के लिए भी ये आवश्यक है कि उनको पता हो विकारी शब्द कौन से और अविकारी शब्द कौन से हैं। प्रयोग के आधार पर भी विकारी और अविकारी है, क्यों है? क्योंकि देखिए, इनका प्रयोग किया जाता है वाक्य में, विकारी शब्दों का भी और अविकारी शब्दों का भी। तो उसके आधार पर हमने इसका क्या कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। जैसे विकारी शब्दों का हमने वर्गीकरण कर दिया, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब विकारी होते क्या हैं? अब विकारी यानी परिवर्तन, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित होकर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यानी संज्ञा और सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द विकारी होते हैं। अब इसमें क्या है, विशेषण अगर एक लड़की के लिए प्रयुक्त हो रहा है तो अच्छी, और लड़के के लिए हो रहा है तो अच्छा, ठीक है। और ऐसे ही जो सर्वनाम है तो वह भी हमारा लिंग, पुल्लिंग, वचन, काल के अनुसार उसका परिवर्तन होता रहता है। तो ये सब क्या है, विकारी शब्द है। इसका वर्गीकरण किया गया है।
अब इसमें है अविकारी शब्द। अविकारी यानी विकारी जिसमें परिवर्तन होता है, अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता। किसके कारण परिवर्तन नहीं होता? लिंग वचन कार काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे कि क्रिया विशेषण संबंध बोधक, ये हम आगे पढ़ेंगे। बहुत सारे वाक्य में हम वो सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो जिनका कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे हम पढ़ते हैं धीरे धीरे, हमने कहा राम तुम धीरे धीरे चलो, राम धीरे धीरे चलो। अब धीरे धीरे हमने किसके लिए प्रयोग किया? राम के लिए। और अगर हम उसके, राम एक क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन हम उसके जगह, राम की जगह स्त्रीलिंग का प्रयोग करते हैं। हम कहते हैं सीता धीरे धीरे चलो। अब धीरे धीरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अविकारी शब्द है। का, के, की संबंध में कोई नहीं होता। समुच्चय बोधक में और, तथा, अथवा कोई अंतर नहीं होता, चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ हो चाहे वो एक वचन के साथ हो, तो उसको क्या कहा गया है? अविकारी शब्द। ये दोनों को ही पता होना चाहिए, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये 7वीं कक्षा के लिए है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द, जो 7वीं कक्षा की पुस्तक में है। जबकि 8वीं कक्षा की पुस्तक में प्रयोग के आधार पर सामान्य और तकनीकी शब्द दिए हुए हैं, तो प्रयोग के आधार पर चारों ही शब्द आ जाते हैं। तो अब हम करते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं वो आपके सामने हैं। एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, प्रायवाची शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समरूपी, श्रुति सम, भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ। देखिए ये सारे जो हैं वो हमारा शब्द भंडार, हम इसको कह सकते हैं। शब्द भंडार में हमारे आता है ये जो सारे शब्द हैं, तो इसको हम शब्द भंडार में करेंगे, लेकिन अभी हम इसका थोड़ा थोड़ा अर्थ जान लेते हैं यहीं पर। इसका सबसे पहले हमारे सामने एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं? एकार्थी का अर्थ होता है एक अर्थ वाला, अर्थात जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे गंगा, श्रद्धा, नदी, पहाड़, सांप आदि, जिनके क्या हो? एक ही अर्थ हो, अलग अर्थ ना निकले, उन्हें क्या करते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। आगे है अनेकार्थी शब्द। कुछ शब्द एक से अधिक अर्थ लेकर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कैसे? देखिए मुद्रा, मुद्रा तो मुख का भाव, यानी हम कह देते हैं कि राम प्रसन्न मुद्रा में बैठा था, यानी कि मुद्रा क्या है? प्रसन्नता, उसके मुख का भाव बता रही है। ठीक है, लेकिन हम कहते हैं उसने मुझे मुद्रा नहीं दी, यानी उसने मुझे क्या नहीं दिया? पैसा नहीं दिया। ठीक है, पूर्व, हम कहते हैं पूर्व, जो पूर्व दिशा है उसमें क्या है? सूर्य निकलता है, तो वो एक दिशा है, लेकिन हम क्या देते हैं कि उससे बहुत, उससे तो मैं पूर्व समय में मिला था, यानी पहले समय में मिला था। अर्थ शब्द तो एक ही है, लेकिन अर्थ इसके बिल्कुल अलग है। पत्र, पत्र हम पत्ते को भी कह देते हैं, पत्र हम चिट्ठी को भी कह देते हैं। इसी तरह से हमारे सामने है प्रायवाची शब्द। प्रायवाची किसे कहते हैं? जहाँ समान अर्थ के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों का प्रायवाची, यानी एक ही शब्द है लेकिन उसके अलग अलग नाम है। अभी हमने पढ़ा अनेकार्थी, यानी एक शब्द है लेकिन अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर एक शब्दों के अनेक शब्द हैं लेकिन अर्थ उनके एक ही है। कमल, राजीव को भी कमल कहा गया, जलज भी कमल है, नीरज भी कमल है और पंकज भी कमल है। सूरज, सूर्य भी सूरज है, रवि, भानु, भास्कर, सब सूरज को कहा गया है। विपरीतार्थक शब्द, विपरीत, इनके ये देखिए अर्थ के आधार पर इनके जैसा अर्थ निकलता है उनको वैसा ही उसका भेद बता दिया गया है। विपरीतार्थक जो शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टा हो उसे विपरीतार्थक विलोम शब्द भी कहा जाता है। जीवन, मृत्यु, रात, दिन, और कौन से शब्द होते हैं? समरूपी और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, यानी कि सुनने में तो एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। देखने में रूप भी उनका समान सा ही लगता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। कैसे? देखिए सिर्फ वर्तनी में ही सूक्ष्म अंतर होता है, बाकी कोई अंतर, उनका अर्थ अलग अलग होता है। हमने बोला अंश, अब वो तो हमारे उच्चारण पर भी निर्भर करता है काफ़ी बार। तो अंश क्या है? कंधा, लेकिन हम अंश भी कह देते हैं, और अंश क्या है? भाग। दोनों की वर्तनी में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन जो उच्चारण में है वो ज़्यादा फर्क नहीं है, इसलिए लेकिन अर्थ दोनों का ही अलग है। अन्न, अनाज, अन्य, दूसरा, ये समरूपी है, समान दिखने वाले, लेकिन अर्थ क्या है? अलग अलग है।
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के स्थान पर किया जाता है उन्हें शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। संक्षिप्त शब्दों का प्रयोग करना, जैसे कि हम कह देते हैं जिसका अंत न हो अनंत, जल में रहने वाला जलचर, मतलब कि हमें एक बहुत लंबी वाक्य ना बोलकर एक शब्द से ही हमारा काम चल जाता है। जैसे हम कह देते हैं गधा, किसी को भी हमने कहा गधा, अब हमें उसको बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है कि तू बहुत मूर्ख है, क्योंकि हमने उसको गधा कहा है। वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, क्योंकि वो समझ गया है कि गधा क्या होता है, मूर्ख के लिए ही प्रयुक्त होता है। अब ये देखिए आपके सामने है व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में भी बताया था, 7वीं कक्षा की पुस्तक में दिया गया था, प्रयोग के आधार पर दो भेद दिए गए थे। जो अब व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं। ये देखिए दोनों ही एक जैसे होते हैं, मतलब कहने का अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहले बताया 7वीं कक्षा में दिखाया था, जहाँ प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार दे रखे थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जबकि 8वीं कक्षा की पुस्तक में प्रयोग के आधार पर सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द दिए हुए थे। इसमें व्याकरणिक प्रकार्य और प्रयोग के आधार ये दोनों में ही प्रयुक्त होते हैं बेटा। इसमें किसी असमंजस में मत पड़ना कि प्रयोग और व्याकरणिक एक ही हैं। प्रयोग के आधार पर दो भेद इसमें चार कर सकते हैं आप, सामान्य शब्द और तकनीकी शब्द और विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये आपके चारों ही व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर भी है और प्रयोग के आधार पर भी है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको बता दिया है विकारी शब्द कौन से होते हैं जिसमें विकार उत्पन्न होता है जिसके कारण, और अविकारी शब्द कौन से होते हैं जिनके कारण विकार उत्पन्न नहीं होता, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक। तो ये हमने जो पहले पढ़े थे प्रयोग के आधार पर और व्याकरणिक आधार पर, ये दोनों एक ही हैं, एक ही के दो भाग, चार भाग हैं। तो इसको आप चारों को एक साथ ही कर सकते हैं। अगर प्रयोग के आधार पर पूछे तो भी आप वो बता सकते हैं, और व्याकरणिक प्रकार ये भी हमारा यही है। तो इस प्रकार से हमारा शब्द विचार है समाप्त होता है। किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।